अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है वो एरेज के बारे में है। एरेज के बारे में आपने काफ़ी दफ़ा सुना होगा कि उसमें हम कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक, इंटीजर हो, कैरेक्टर हो या फ्लोट हो, अगर वो एक सिंगल वेरिएबल है तो उसमें एट ए टाइम हम सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। लेकिन एरेज में होता क्या है कि उसमें अगर हम इंटीजर एरे लेंगे तो इंटीजर एरे में हम काफ़ी सारे इंटीजर वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। सिमिलरली अगर कैरेक्टर एरे है तो उसमें भी काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हम स्टोर कर सकते हैं। फ्लोट एरे है तो उसमें भी हम काफ़ी सारे फ्लोट वेरिएबल्स जो है या फ्लोट वैल्यूज जो है वो हम उसमें स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो एरे की ज़रूरत हमें क्यों पड़ रही है? तो अगर आप इस एग्जाम्पल को देखें, इंटीजर x इज इक्वल टू 5 और उसके फ़ौरन बाद हम असाइन कर रहे हैं x को वैल्यू 10। ठीक है, और उसके बाद हम लिख रहे हैं प्रिंट एफ x इज इक्वल टू x। तो हमें पता है कि एक वेरिएबल जो है वो एट ए टाइम एक ही वैल्यू रिटेन कर सकता है। ठीक है, अगर आप 5 असाइन कर रहे हैं और उसके फ़ौरन बाद आप 10 असाइन कर रहे हैं तो 5 जो है वो ओवरराइट हो जाएगा, अब x में 10 स्टोर होगा। जब आप डिस्प्ले करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ 10 ही डिस्प्ले होगा, 5 डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है, so thus ordinary variables, the ones which we have used so far, are capable of holding only one value at a time। लेकिन अगर हम चाहें कि जो 5 है वैल्यू वो भी वेरिएबल में हो, 10 भी हो, 15 भी हो, ठीक है, और भी काफ़ी सारे वैल्यूज़ हों, ठीक है, और वेरिएबल भी एक हो, काफ़ी सारे वेरिएबल्स भी ना हो, तो उसके लिए हमें फिर एरेज का सहारा लेना होगा। ठीक है, so for example, suppose we wish to arrange the percentage marks obtained by 100 students in ascending order। ठीक है, हम अरेंज करना चाह रहे हैं परसेंटेज मार्क्स 100 स्टूडेंट्स के लिए, और वो भी हम असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम अरेंज करना चाह रहे हैं, सो वो हम कैसे कर सकते हैं? उसके लिए फिर हमारे पास दो ऑप्शंस होंगे, राइट? टू ऑप्शंस टू स्टोर दीज मार्क्स इन मेमोरी। 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं तो वो हम अगर मेमोरी में स्टोर करना चाहें तो हमारे पास दो ऑप्शन है। कौन कौन से हैं? कंस्ट्रक्ट 100 वेरिएबल्स टू स्टोर परसेंटेज मार्क्स obtained by 100 डिफरेंट स्टूडेंट्स। एक तरीका ये है कि हम 100 वेरिएबल्स ले लें, ठीक, और उन 100 वेरिएबल्स में 100 स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग डेटा या उनके परसेंटेज मार्क्स हम स्टोर कर दें। दैट इज ईच वेरिएबल कंटेनिंग वन स्टूडेंट्स मार्क्स। ठीक है, हर एक वेरिएबल में डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिए मार्क्स हम स्टोर कर सकते हैं। और जो दूसरा ऑप्शन है कंस्ट्रक्ट वन वेरिएबल विच इज कॉल्ड एरे और सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल। ठीक है, तो ये भी आपको जो लेक्चर आने वाला है आगे उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि हम इसको सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल क्यों कहते हैं। सो कंस्ट्रक्ट वन वेरिएबल कैपेबल ऑफ स्टोरिंग और होल्डिंग ऑल द 100 वैल्यूज। वो सारे के सारे होल्ड कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है, बजाय इसके कि हम 100 अलग अलग वेरिएबल्स लें और उसमें डेटा स्टोर करें। तो बेस्ट ऑप्शन ये होगा कि हम एक ही वेरिएबल लें और उसमें सारा का सारा जो हमारा डेटा है वो हम उसमें स्टोर कर दें। ठीक है, तो एरे की जो डेफिनेशन है फिर वो हम किस तरह से कर सकते हैं, राइट? An array is a collective name given to a group of similar quantities. These similar quantities could be percentage marks of 100 students or salaries of 300 employees or ages of 50 employees। तो एरे क्या है? एक कलेक्टिव नेम हम दे रहे हैं
टू अ ग्रुप ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज। ठीक है, तो वो ये सिमिलर होनी चाहिए, जो भी आपकी क्वांटिटीज हैं, वैल्यूज हैं, वो सारी सिमिलर से मुराद है या तो आप इंटीजर्स का ग्रुप बना सकते हैं, या कैरेक्टर्स का ग्रुप बना सकते हैं, या फ्लोट का ग्रुप बना सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि एक ग्रुप में आप इंटीजर भी रखें और फ्लोट भी रखें, या फ्लोट और कैरेक्टर एक साथ रखें, ऐसा नहीं होगा। एरेज में ऐसा नहीं होगा। इंटीजर एरे है तो उसमें सारी जो क्वांटिटीज होंगी, वैल्यूज होंगी, वो इंटीजर होंगी। कैरेक्टर है तो उसमें सारे कैरेक्टर्स होंगे। फ्लोट एरे है तो उसमें सारे के सारे फ्लोट वैल्यूज आप उसमें रख सकते हैं। So what is important is that the quantities must be similar. वैल्यूज जो होंगी वो सिमिलर होंगी। इंटीजर इंटीजर एरे में, कैरेक्टर कैरेक्टर एरे में, फ्लोट फ्लोट एरे। ईच मेंबर इन द ग्रुप इज रेफर्ड टू बाय इट्स पोजीशन इन द ग्रुप। अब जब हम उनको ग्रुप में एरे में स्टोर करेंगे, अब हम हर एक वैल्यू को अलग अलग एक्सेस कर सकते हैं। वो हम कैसे करेंगे? उसके पोजीशन से, और उसके पोजीशन को हम कहते हैं इंडेक्स। तो हर एक आइटम का, हर एक वैल्यू जो कि आप एरे में स्टोर करेंगे, उसको हम इंडेक्स के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। So एक एग्जांपल है, assume the following group of numbers which represent percentage marks obtained by 5 students. For example, अगर हम assume करते हैं कि हमारे पास हमने एरे में कुछ मार्क्स, परसेंटेज मार्क्स स्टोर किए हैं 5 स्टूडेंट्स के लिए, 48, 88, 34, 23 और 96। ठीक है, तो एरे में हम उनको इस तरह से, नंबर्स को इस तरह से स्टोर कर सकते हैं। So if you want to refer to the second number of the group, यानी कि 88, the usual notation used is PER, ठीक है, और सबस्क्रिप्ट 2, जिसका मतलब होगा कि अब मैं इसको एक्सेस करता हूँ। ठीक है, सिमिलरली द फोर्थ नंबर ऑफ द ग्रुप इज रेफर्ड एज परसेंटेज 4। ठीक है, तो ये 4 है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, पर 4 इज इक्वल टू 23 एंड परसेंटेज 2 इज इक्वल टू 88। ठीक है, तो नॉर्मली जो हम कभी भी हम अगर हम इंडेक्सिंग के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं चीज़ों को, तो हम उसको इस तरह से करते हैं। लेकिन सी में ज़रा डिफरेंट है। ठीक है, सो हाउएवर इन सी द फोर्थ नंबर इज रेफर्ड एज पर 3। ये 4 नंबर 23 है, इसको हम परसेंटेज 4 नहीं लिखेंगे बल्कि 3 लिखेंगे। इस तरह से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, this is because in C the counting of elements begin with 0 and not with 1। मतलब है ये इंडेक्स 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा बल्कि इंडेक्स 0 है। ये इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3 और इंडेक्स 4, राइट। तो पर 3 इंडेक्स 3 को प्रेजेंट कर रहा है, which is 23। So thus in this example per 3 refers to 23 and percentage 4 refers to 96। तो ये मेथड होगा जब हम एरे में नंबर्स को स्टोर कर लेंगे, तो उनको हम एक्सेस कैसे करते हैं? यूजिंग इंडेक्सेस। और इंडेक्सेस हम एक्सेस कैसे करते हैं? एरे का नाम लिखते हैं, ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट के अंदर हम इंडेक्स मेंशन करते हैं। इंडेक्स 0 लिखेंगे तो उससे मुराद 48 होगा, 1 लिखेंगे तो 88, 2 लिखेंगे तो 34, 3 लिखेंगे 23 और 4 अगर लिखेंगे तो उससे मुराद 96 वैल्यू होगी इनसाइड एरे। So in general the notation would be percentage ब्रैकेट में I। तो ये जनरल नोटेशन है, और I can take a value 0, 1, 2, 3 और 4 depending on the position of the element being referred। तो ये I की वैल्यू क्या होगी? डिपेंड करता है कि आप किस एलिमेंट को इस वक्त रेफर करना चाह रहे हैं। जिसको रेफर करना चाह रहे हैं उसका इंडेक्स नंबर आप लिखेंगे और हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। So thus array is a collection of similar elements। ठीक है, array में similar elements होंगे। These similar elements could be all integers or all floats or all characters। ठीक है, तो array में या तो सारे integers होंगे, या सारे floats होंगे, या सारे के सारे characters होंगे। Usually the array of characters is called a string, whereas an array of integer or float is called simply an array।
तो जो स्ट्रिंग्स हैं वो हम उसके ऊपर पूरा चैप्टर है, और वो होती क्या है, अगर आप एरे डिक्लेयर करते हैं कैरेक्टर की, कि एक कैरेक्टर एरे है उसमें सारे कैरेक्टर्स हैं, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रिंग, और उसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है जो कि हम एरे के ख़त्म होने के फ़ौरन बाद हम स्ट्रिंग्स को भी स्टार्ट करेंगे, यानी कि एरे ऑफ कैरेक्टर्स को हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन इसके अलावा अगर हम एरे ऑफ इंटीजर यूज़ कर रहे हैं या फ्लोट यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम सिंपली एरे ही कहते हैं, ठीक है, उसको हम फिर स्ट्रिंग नहीं कहेंगे। स्ट्रिंग किसे कहेंगे, अगर आपने एरे डिक्लेयर की है कैरेक्टर की तो उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं, लेकिन अगर इंटीजर एरे है या फ्लोट एरे है तो उसको हम एरे ही कहेंगे, ठीक है, एरे ऑफ इंटीजर या एरे ऑफ फ्लोट, उसको हम स्ट्रिंग नहीं कहेंगे। Remember that all elements of any given array must be of the same। ये बार बार ये कहा जा रहा है कि आपने ध्यान में रखना है कि एरे के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो एक ही टाइप के होने चाहिए। That is, we cannot have an array of 10 numbers of which 5 are integers and 5 are floats। तो ये हम नहीं कर सकते, ठीक है, कि इंटीजर्स भी हों एरे में और साथ ही साथ उसी एरे में आप 5 फ्लोट्स भी रखते हैं, ठीक है, तो ये अलाउड नहीं है। उसके बाद एक सिंपल प्रोग्राम देखते हैं कि एरे को यूज करते हुए एक सिंपल प्रोग्राम हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। सो लेट अस ट्राई टू राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड एवरेज मार्क्स obtained by a class of 30 students in a test। अब हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं जो कि एवरेज फाइंड करेगा किसका, 30 स्टूडेंट्स का, ठीक है, उनके मार्क्स का एवरेज फाइंड करेगा ये प्रोग्राम। तो ये आपको प्रोग्राम गिवन है, इसमें अगर आप देखें इंटीजर एवरेज सम, एवरेज वेरिएबल यूज होगा, सम वेरिएबल यूज होगा और एक इंटीजर आई। इसके बाद आपको ये नजर आ रहा है इंटीजर मार्क्स 30, ठीक है, तो ये एक नई चीज है, ठीक है, इसको हम कहते हैं एरे डिक्लेरेशन, ठीक है, ये एरे की एक डिक्लेरेशन है, इस तरह से हम एरे को डिक्लेयर करते हैं। सो इंटीजर क्या बता रहा है, टाइप ऑफ एरे बता रहा है, उसके बाद मार्क्स क्या बता रहा है, नेम ऑफ एरे, इस एरे का नाम क्या है, 30 क्या बता रहे हैं, साइज और डायमेंशन ऑफ एरे, ये एरे में एलिमेंट्स कितने होंगे, इसका साइज कितना है, तो ये एरे कितने एलिमेंट स्टोर कर सकता है, ये एरे जो है 30 एलिमेंट्स स्टोर कर सकता है। So the number 30 tells how many elements of type integer will be in our array। तो ये बता रहा है कि इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे एरे में, इंटीजर एलिमेंट्स या इंटीजर वैल्यूज कितनी होंगी। द ब्रैकेट, जो ब्रैकेट्स हैं दो, टेल्स द कंपाइलर दैट वी आर डीलिंग विद एन एरे। यहाँ से पता लग रहा है कि ये मार्क्स जो है ये ऑर्डिनरी वेरिएबल नहीं है बल्कि ये क्या है, ये एरे है, इन ब्रैकेट से पता लग रहा है, ठीक है। अब इसमें अगर हम कोडिंग चेक करें, i इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू 29, i प्लस प्लस, हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और 29 तक जा रहे हैं, क्यों, ये टोटल बन जाते हैं 30 लोकेशंस ऑफ एरे, क्योंकि एरे का फर्स्ट लोकेशन जो है वो स्टार्ट होता है 0 से, और अगर 30 है तो ये कहाँ पे एंड होगा, 29 पे एंड होगा, ठीक है। तो 30 से मुराद ये नहीं है कि ये 30 इंडेक्स भी इसमें इंक्लूड है, 30 का मतलब ये है कि इसमें टोटल 30 लोकेशंस हैं जो कि स्टार्ट होती हैं 0 से और एंड होंगी 29 पे। तो मार्क्स 29 जो है वो हमारा सबसे आखिरी लोकेशन है, यानी कि 30th लोकेशन है। यूजर को हम कहेंगे इंटर मार्क्स स्कैनफ %d एम्परसेंड, पहले हम लिखते थे कि मार्क्स में स्टोर करो, लेकिन अब मार्क्स एक लोकेशन नहीं है बल्कि मार्क्स जो है कितने लोकेशन है, टोटल 30 लोकेशन है, और हर एक लोकेशन पर हम चाहते हैं कि एक नंबर जो है वो स्टोर हो, तो उस हर एक लोकेशन को हम आई इंडेक्स के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। हम मार्क्स में लिखेंगे मार्क्स ऑफ आई, तो जब आई 0 होगा तो ये बन जाएगा मार्क्स 0, यानी मार्क्स एरे का सबसे पहला लोकेशन। फिर जब यूजर ये दोबारा फॉर लूप चलेगा, i 1 होगा, अगेन मैसेज आएगा इंटर मार्क्स,
तो अगेन जब यूजर मार्क्स एंटर करेगा तो वो कहाँ पे स्टोर होगा, मार्क्स एरे के लोकेशन नंबर 1 पे स्टोर होगा, फिर लोकेशन नंबर 3, लोकेशन नंबर 4, लोकेशन नंबर 5, लोकेशन नंबर 6 अंटिल लोकेशन नंबर 29। तो 30 टाइम्स इंटर मार्क्स यूजर को आएगा और यूजर जो है वो 30 डिफरेंट मार्क्स इंटर करेगा और वो मार्क्स जो है वो डिफरेंट लोकेशंस में स्टोर हो जाएंगे। 30 डिफरेंट लोकेशन में वो मार्क्स जो है वो स्टोर हो जाएंगे। अब हम चाहते हैं कि इन तमाम मार्क्स का हम सम फाइंड करें। तो यहाँ पर हमें चाहिए इन तमाम मार्क्स का सम। उसके लिए आपको पता है हम किस तरह से उसको सम कर सकते हैं। आप सम वेरिएबल लेंगे इक्वल टू 0, हम लिखेंगे सम इज इक्वल टू सम प्लस मार्क्स ऑफ आई। इसका क्या मतलब है कि इनिशियली सम 0 होगा, फॉर लूप चलेगा आई से 0 से लेके 29 तक। सबसे पहले सम में ऐड होंगे मार्क्स ऑफ 0, तो 0 इंडेक्स एरे के 0 इंडेक्स पे जो मार्क्स होंगे वो सम के साथ ऐड होंगे, यानी कि 0 के साथ, और वो सम में आ जाएंगे। नेक्स्ट टाइम जब दोबारा लूप चलेगा, अब सम में पहले इंडेक्स के मार्क्स पड़े होंगे और उसमें ऐड होगा मार्क्स ऑफ 1, दूसरे इंडेक्स के मार्क्स और पहले इंडेक्स के मार्क्स जो सम में स्टोर है वो इधर स्टोर हो जाएंगे सम वेरिएबल। सिमिलरली फिर ये 2 बनेगा और सम में इस वक्त मौजूद होंगे पहले 2 लोकेशंस के मार्क्स, पहले 2 एरे के जो पहले 2 इंडेक्सेस हैं उसके मार्क्स, और उसमें ऐड होगा मार्क्स ऑफ 2, तो वो भी उसमें ऐड हो जाएंगे, राइट। तो इस तरह से जितने भी 29 लोकेशंस के मार्क्स हैं वो सारे के सारे ऐड होकर सम वेरिएबल में आ जाएंगे, राइट। अब जब सम वेरिएबल में सारे मार्क्स मौजूद हैं तो उसको हम अगर 30 पे डिवाइड करेंगे तो हमें एवरेज मार्क्स मिल जाएंगे और उसको फिर हम एवरेज में स्टोर कर रहे हैं और इनमें जाके हम एवरेज मार्क्स को फिर डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये जो प्रोग्राम है ये डिस्प्ले कर रहा है 30 स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स को। So हम कह सकते हैं कि an array is a collection of similar elements. The first element in the array is number 0, so the last element is 1 less than the size of the array. ठीक है, जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको हम 0 कहते हैं और जो लास्ट एलिमेंट है वो क्या होगा, 1 लेस देन द साइज ऑफ द एरे। एरे का जो साइज है यानी कि 30, उसमें से 1 माइनस करें तो वो एरे का यानी कि 29 एरे का लास्ट एलिमेंट होगा। एन एरे इज आल्सो नोन एज अ सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल। ठीक है, जो ऑर्डिनरी वेरिएबल है उसके साथ हम सब्सक्रिप्ट या इंडेक्स नहीं यूज करते, लेकिन एरे वेरिएबल के साथ एरे के नेम के साथ हम सब्सक्रिप्ट इंडेक्स यूज करते हैं, तो इसलिए हम इसको सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल भी कहते हैं। और इसका मकसद क्या है कि हम डिफरेंट लोकेशंस को एक्सेस करना चाह रहे हैं, ठीक है, यूजिंग इंडेक्सिंग। सो बिफोर यूजिंग एन एरे इट्स टाइप एंड डायमेंशन मस्ट बी डिक्लेयर्ड। आपने एरे का टाइप बताना है, नेम तो ऑलरेडी आपने बताना है और साथ में उसका साइज भी बताना है, डायमेंशन भी बताना है। एरे एलिमेंट्स आर ऑलवेज स्टोर्ड इन कंटीग्युअस मेमोरी लोकेशन। और ये भी ध्यान में रखना है कि जितने भी एरे के एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, कंटीग्युअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होंगे। इसका क्या मतलब है कि पहले इंडेक्स 0 का एलिमेंट मेमोरी में स्टोर होगा, बिल्कुल उसके फौरन बाद इंडेक्स 1 का एलिमेंट स्टोर होगा, उसके फौरन बाद इंडेक्स 3। तो ये सारे मेमोरी में एक के बाद दूसरा एलिमेंट स्टोर होगा, उसको हम कहते हैं कि कंटीन्यूअसली स्टोर्ड इन मेमोरी। एरे को हम इनिशियलाइज